Hello, my dear students. Welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग हमने आपके स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर से हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में. Lastly we were discussing about creative thinking, that is the nature and processes of creative thinking, जिसके अंदर हमने types of creative thinking को discuss किया. Creative thinking कैसे develop की जाती है, this also we have discussed so far, and also the barriers of creative thinking. यानी जब भी हम creative thinking करना चाहते हैं, so there are some blocks, है ना, जो हमको रोकते हैं. That also we have discussed in our last lecture. I hope so. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और उतने में कोई डाउट नहीं होगा. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे होते हो या कुछ क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे होते हो तो और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो. या अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सोच रहे हो कि अब से मैं भी कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूं अपनी लाइफ में या मैं चीजों को कुछ अलग तरह से करना चाहता हूं, so you can also opt for some of the strategies for creative thinking कि कैसे आप अपनी लाइफ में क्रिएटिव बन सकते हो. Okay, so creativity is not only about science, scientist, robotics और artist, but आप अपनी लाइफ को भी क्रिएटिव बना सकते हो कुछ क्रिएटिव सोच के, है ना. मतलब that is something कि जब आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हो तो कुछ क्रिएटिव होता है ना, और वो क्रिएटिविटी हमको बाकी सबसे अलग बनाती है. सो हम भी क्रिएटिव हो सकते हैं, हम भी क्रिएटिव सोच सकते हैं. नाउ देयर आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन डिटेल और बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. सो आपको बस क्या करना है, अच्छे से शांति से बैठ के सुनना है और अगर मैं आपको नोट्स वगैरह बनवाती हूँ तो नोट्स आपको बनाना है, ठीक है. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, आराम से बैठो और कंसेप्ट को समझो. ओके, सो लेट्स बिगिन. Research on characteristics of creative people has revealed that there are certain attitudes, dispositions, skills which facilitate creative thinking. तो अब तक इतने जो भी रिसर्च वगैरह हुए हैं क्रिएटिव पीपल पे, ओके, किन लोगों पर, क्रिएटिव लोगों पर, जो क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करते हैं, उनके ऊपर जो अब तक रिसर्च वगैरह हुई है तो उससे ये पता चला है कि उनमें कुछ ऐसे एटीट्यूड्स थे, कुछ ऐसे डिस्पोजिशंस, कुछ ऐसे स्किल्स थे जिसकी वजह से वो क्रिएटिव बने. यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे जो आपको ये गाइड करेंगी कि कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज को, स्किल्स को डेवलप कर सकते हो. वन बाय वन, एक एक करके हम समझेंगे और बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, बस आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है ना. सो नंबर 1, बिकम मोर अवेयर. ओके, सो जो मैं आपको पॉइंट्स बनूं उसको आप अच्छे से सुनना और आप ऐसे मत सुनना कि आप क्लास 11th का साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का कोई एक टॉपिक कवर अप कर रहे हो. दैट वो तो हो ही जाएगा, जब आप पढ़ोगे तो वो चीज़ तो हो ही जानी है अपने आप से. लेकिन अभी ना आप ऐसे समझो कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हो या कुछ सुन रहे हो. ओके, और उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, बस अपने अंदर जाने देना है. बस ऐसे सिंपली बैठना है और ऐसे वो धीरे 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 आपके अंदर फ्लो करनी चाहिए. ओके, सो सबसे पहली चीज़ है बिकम मोर अवेयर. आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर और सेंसिटिव होना होगा. अब क्या मतलब है इसका, ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहना. अवेयर समझते हो ना कि सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए. अवेयर मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो पूरे समय बिल्कुल जागृत रहता है ना, बिल्कुल पूरा अवेयर रहता है, उसको पता होता है उसके आसपास में क्या चीजें चल रही हैं, उसके सामने वामने क्या सारी चीजें हैं, वो अटेंटिव होता है. ठीक है, जो एक पर्सन अवेयर होता है वो पर्सन अटेंटिव होता है. अटेंशन के बारे में पढ़ा है ना हमने, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अटेंशन. आपको याद होगा हमने अटेंशन में एक और कंसेप्ट पढ़ा है एंड दैट इज डिवाइडेड अटेंशन. डिवाइडेड, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है और उस कंसेप्ट को कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन के अंदर क्या होता है कि आप जैसे कोई एक काम कर रहे हो तो साथ साथ में आप अपना अटेंशन किसी दूसरी चीज पर भी फोकस कर सकते हो. बट द थिंग इज कि जो चीज पर कंसंट्रेशन ज्यादा, अटेंशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, वहां आपका अटेंशन ज्यादा रहेगा, बाकी चीजों पर भी आप थोड़ा बहुत अटेंशन पे कर सकते हो.
जब आप अवेयर रहते हो, सेंसिटिव रहते हो, तब आप अटेंटिव रहते हो, आप डिवाइडेड अटेंशन भी कर सकते हो, यानी आप 2-4 चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। बट द थिंग इज कि आपको सारी चीज़ों को लेके बिल्कुल अवेयर, बिल्कुल अटेंटिव रहना है, बिल्कुल सेंसिटिव रहना है ना। कैसे? Become more aware and sensitive to be able to notice and respond to feelings, sights, sounds, textures around you. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, मतलब ये चीज़ मैं अपने आते जाते नोटिस करती रहती हूँ, आपने भी कभी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राइड कर रहे होते हैं, है ना, गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, ईयरफोन्स लगाए रहते हैं, हेडफोन्स वगैरह लगाए रहते हैं। बहुत बार बसेस में, टैक्सीज़ में लोग रहते हैं तो ईयरफोन्स वगैरह लगाए रहते हैं, आसपास की चीज़ों को बस देखते रहते हैं, ध्यान थोड़ा बहुत उनका गानों पर रहता है ना, जो भी सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं या जो भी चीज़ वो देख रहे होते हैं उसकी तरफ उनका ज़्यादा फोकस रहता है। तो बहुत बार हमने देखा भी है कि वो लोग सारी जगह पर जो है अवेयर नहीं रह पाते हैं, सब तरफ वो नहीं देख पाते। ये जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपने देखा होगा। मतलब ये चीज़ हम घरों में आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में, कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चलाते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं, है ना, सुनते ही नहीं कि आस-पास में कोई कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, अवेयर नहीं है, किसी एक काम में इतना ज़्यादा खो चुके हैं। हमको वो नहीं रहना है। अगर आप चाहते हो कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग करनी है तो आपको अवेयर रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके आस-पास में क्या चीज़ें चल रही हैं। किसी तरह का साउंड है तो आपको वो फील होना चाहिए, किसी तरह की कोई साइट है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है आपके आसपास में, आपको हर एक चीज़ को लेके बिल्कुल अवेयर रहना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपसे जस्ट एकदम से ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपके रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको मुझे फटाफट बताना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप देख रहे हो, अच्छा ये भी है मेरे रूम में, अच्छा ये भी है मेरे रूम में, नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको अवेयरनेस की तरफ लेकर जाती हैं। जब आप छोटी छोटी चीजों में अवेयर करना स्टार्ट करते हो ना, अवेयर होना स्टार्ट करते हो, तो वो आपको एक बड़े लेवल तक लेकर जाती है, जहां पर आप हर एक चीज को नोटिस कर पाते हो। और जैसे बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ को स्टार्ट करते हो तो वो बिल्कुल छोटी सी लेवल से होता है ना, बिल्कुल छोटे से लेवल से स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर आज आप अपने रूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको पता है, आपके घर में कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन द सेंस, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं घर के मामलों में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट अगर आप अवेयर हो कि मैं अभी जहाँ पर हूँ, मैं जहाँ पर प्रेजेंट हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, किसी तरह का कोई साउंड है तो वो क्या है, किसी तरह की कोई साइट है तो क्या है, अगर किसी तरह का कोई इमोशन है तो वो मुझे पता होना चाहिए, क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, क्या चल रहा है का मतलब ये नहीं कि जैसे आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल में मैनेजमेंट के अंदर कोई इशू चल रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, नॉट लाइक दैट, बट आप जहां भी हो आपको उस चीज के बारे में, वहां के बारे में आपके पास में इन्फो होनी चाहिए, है ना। Now, spot problems, missing information, anomalies, gaps, deficiencies and so on. अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में समझो, आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि उसमें थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन और मुझे पता चल जाती तो बेटर रहता, जस्ट सर्च अबाउट दैट। ओके, तो किसी तरह की कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई गैप, डेफिशिएंसी, कोई कमी आपको किसी भी चीज़ में लग रही है, तो उसके बारे में आपको तुरंत पता करना है। मतलब सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अवेयर रहना, आपको सेंसिटिव रहना। अब इस अवेयर और सेंसिटिव बहुत छोटे से वर्ड्स हैं, बट अपने आप में मीनिंग बहुत बड़ा कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कैसा मीनिंग कैरी कर रहे हैं कि आसपास में जो भी चल रहा है, जस्ट कीप ऑन नोटिसिंग इट, कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग ओवर इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नोटिस ही करो सारी चीज़ों को, आपको उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड भी करना, आपको समझना है ना, कि मेरे आसपास में जो भी चल रहा है वो क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर वहां पर किसी चीज़ की कमी लग रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसके बारे में पता करो। ओके, देन try to notice contradictions and incompleteness in situations that others may not do. जैसे मान लो आपको कोई टास्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि आपको इसमें ऐसे, मतलब आपको इन सारी चीज़ों को स्टडी करना है, या इसमें किसी तरह की क्या प्रॉब्लम है या किसी चीज़ की कमी है, आपको वो देखना है। तो जो चीज़ दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरे सामने, और मैं उन 10 स्टूडेंट्स को बोलूँ, कोई भी अनइक्वल नहीं, मतलब सब इक्वल हैं अभी एट प्रेजेंट, ओके, और मैं 10 स्टूडेंट्स को बोलूँ कि यहाँ पर बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको देख के बताना है कि इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जिसकी कमी लग रही है। ठीक है, तो हो सकता है
आप में से कुछ के रिएक्शंस ऐसे आए कि बोर्ड की लाइट जो है, मतलब बोर्ड जो है वो वाइट फ्लैश कर रहा है, सो वो ब्लैक होना चाहिए। आप में से कोई बोले कि यहाँ पर ये जो इमेज है ये और बड़ी होनी चाहिए, कंटेंट छोटा होना चाहिए, कुछ मतलब कुछ भी किसी भी तरह के रिस्पॉन्सेज मेरे पास में आ सकते हैं। बट आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए जो बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो और इफेक्टिव हो, डिफरेंट भी हो और इफेक्टिव भी हो। हम इसको वो बोलते हैं ना इफेक्टिव सरप्राइज, है ना। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर जो हमारा न्यू आइडिया होता है उसको इफेक्टिव सरप्राइज भी कहा जाता है। समथिंग लाइक दैट कि वो किसी के भी माइंड में ना आई हो और वो आपके माइंड में आए और वो सच में इफेक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि आप अलग बोलने के लिए कुछ भी कह दो कि आप बोल दो कि मैम बोर्ड रेड कलर का कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अलग दिखना है तो आप कुछ भी बोलोगे, बट समथिंग दैट मेक्स सेंस, फाइन। तो किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है तो उसमें किस चीज़ की कमी है, क्या और करते तो बेटर होता, वो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल स्मॉल लेवल से होती है, बिल्कुल छोटे से लेवल से, ओके। और वहाँ से फिर जब आप सोचना स्टार्ट करते हो ना तो आपका माइंड यूज्ड टू हो जाता है कि हाँ मुझे हर एक चीज़ में समझना है क्या यहाँ पर है क्या यहाँ पर नहीं है। इफ़ यू आर ओके विथ एवरीथिंग तो आपके माइंड यूज्ड टू नहीं है, आपका माइंड यूज्ड टू है ही नहीं इतना ज़्यादा सोचने को लेके। लेकिन वो कब सोचेगा, जब आप उसको वैसा बनाओगे। समझ में आ रहा है? मैंने आपको सिखाया ना कि आप कैसे माइंड को जो है माइंड मेकिंग हम कैसे करते हैं। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, है ना, कि हमको किस तरीके से अपने माइंड को आदत डालनी है ना, कि आपको इतने टाइम पे ये चीज़ ही करनी है। तो अगर जब आप अपने माइंड को ये चीज़ की आदत डालते हो कि भाई अगर मैं कहीं पर हूँ, मैं किसी सिचुएशन में हूँ, तो मुझे वहाँ पर हर एक चीज़ को नोटिस करना है, ओके। नोटिस करना, मुझे अवेयर रहना है जो भी चीज़ें मेरे आसपास में है। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर किसी चीज़ की कमी है तो मुझे ढूंढना है, अगर वहाँ पर कुछ और अच्छा हो सकता है तो मुझे उस एक चीज़ को भी ढूंढना है, ओके। देन फॉर दिस कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वाइडर रीडिंग। अब देखो ये इस चीज की हैबिट बनेगी कहां से, ठीक है। मैंने बोला आपको माइंड मेकिंग करनी है, बट हैबिट कहां से बनेगी, कैसे करोगे? ऐसे थोड़ी ना एकदम से किसी तरह की कोई चीज हमारे दिमाग में आने लग जाएगी। बट वाइडर रीडिंग, एक्सपोजर टू द वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डेवलप द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, pondering over the mysteries of situations and objects। जब आप बहुत ज़्यादा रीड करते हो, बहुत ज़्यादा रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आज आप उठाओ क्लास 12th की बुक और आप बोलो आज मैं इसको पूरा रीड कर दूंगा, दैट डजंट मेक्स सेंस, ओके। आपको क्या करना है, आपको रीड करना है, इंफॉर्मेशन को रीड करना है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आप लोग रीडिंग, मतलब कितने लोग हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? बहुत 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 कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते होंगे। दे आर लाइक हाँ आज संडे था, छुट्टी थी, सुबह उठे, सामने न्यूज़पेपर दिख गया तो पढ़ लिया। और कुछ ऐसे कि पढ़ने ही क्यों है न्यूज़पेपर, कुछ ऐसे जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे, माइंड में भी नहीं आ रही है वो चीज़। कुछ ऐसे होंगे जो शायद डेली पढ़ते होंगे, ओके। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप मतलब करना भी स्टार्ट करते हो ना तो आपको वाइड वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। आपको सारी चीज़ें, आपको पता चलता है कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें अच्छी हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है, ओके। सो जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, नॉट ओनली न्यूज़पेपर रीडिंग, आप अच्छी बुक्स को रीड करो, आप नॉवेल्स वगैरह को रीड करना स्टार्ट करो, तो ये चीज़ें क्या करती है, एक तरह का चेंज लेकर आती है। मतलब अभी अगर आप शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी चीज़ों में, सो उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज करो, अभी रीडिंग मटेरियल्स पे, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चलाते हुए कोई भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हो तो आप उस पर कुछ ऐसी चीज को सर्च करो जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में आनी चाहिए। आप कुछ रीड कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ अच्छा रीड कर रहे हो, फाइन। तो जितना ज़्यादा आप रीड करते हो, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है, आप उतने ही ज़्यादा चीज़ों को लेके सेंसिटिव, अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हो, उतना आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग धीरे 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 करके डेवलप होना स्टार्ट होती है। आप क्वेश्चंस पूछने की हैबिट अपने अंदर डालो। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा मैडम ने पढ़ाया, सब कुछ सही था, दैट्स इट, अब गए, अब वापस से उसको पढ़ लिया, बात खत्म। आप क्वेश्चंस पूछो, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आता, कुछ भी, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा क्वेश्चन बहुत यूजलेस सा होगा या मेरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल खराब सा होगा तो मैं नहीं पूछूं। आप कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है पूछो, है ना। मतलब
क्वेश्चन दैट मेक्स सेंस। ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं कि आप पूछो मैडम पढ़ाई क्यों रही हो, है ना, ऐसे कुछ भी नहीं पूछना है, लेकिन ऐसी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो अगर आपके मन में ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैडम पढ़ाई क्यों रही है, मैडम पढ़ने से क्या होगा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो दैट इज नॉट समथिंग कि आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है। आप जो पढ़ रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट, है ना। छोटे बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा अवेयर और सबसे ज्यादा सेंसिटिव। वो हर एक चीज में क्वेश्चन पूछते हैं। वो बोलते हैं अगर स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर मतलब अगर आप उनको पढ़ा दो कि अर्थ गोल है तो आपसे पूछेंगे अर्थ गोल क्यों है, बताओ, कारण बताओ, ठीक है। तो उनके पास में हर एक चीज को लेकर ना क्वेश्चन होता है। आप जब ये क्वेश्चनिंग हैबिट अपने अंदर लेकर आते हो ना, कि मतलब परेशान नहीं करना है क्वेश्चन पूछ पूछ के, लेकिन आपके अंदर क्वेश्चंस आने चाहिए। कोई नहीं बता रहा आपको आंसर, गूगल से पूछो, लेकिन वो एक क्वेश्चनिंग की जो हैबिट अपने अंदर बनती है वो और ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाती है, वो आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करवाती है। ओके, देन कोई किसी तरह की कोई सिचुएशन है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें किसी तरह की अगर कोई मिस्टीरियस चीज़ आपको लग रही है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करो। सो द ओनली थिंग इज जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हो, वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, उतना उसको जानने के बारे में कोशिश करो। ओके, जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप अपने पास में इकट्ठा करोगे, उनके बारे में जानोगे। इकट्ठा करना इज़ नॉट लाइक कि आपने इन्फॉर्मेशन थी उसको अपने पास में रख लिया, कहीं पर लिख कर रख लिया, उस तरह से नहीं। इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ को लेकर आपके पास में होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको दिखती है ये चीज़ ऐसी तो ऐसी क्यों है, तो उस एक चीज़ के बारे में आप पता करो। जब ये चीज़ें होना को हमारे अंदर आती है ना, ये एक हैबिट हमारे अंदर आने लग जाती है कि हमको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह की कोई साउंड इनसाइट है, उसको लेके अटेंटिव रहना है। जब ये एक तरह का इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, आपके क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ, जहां पर आप कैसे सोच रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हो। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप थी, बिकम मोर अवेयर एंड सेंसिटिव। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? बिकम मोर अवेयर and sensitive. Okay, write it down. Become more aware and sensitive. लास्ट में हम इन सारी चीजों को रिवाइज भी करेंगे, इसलिए नोट करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड सेंसिटिव, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप। नाउ कम्स टू द सेकेंड। Generate as many ideas, responses, solutions or suggestions on a given task or situation to increase your flow of thoughts. देखो, आपके पास में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, किसी तरह का कोई सजेशन है या किसी तरह का कोई आइडिया है, ओके, किसी भी तरह का, तो सबसे पहली चीज़ तो आइडियाज, रिस्पॉन्सेज, सॉल्यूशंस, सजेशंस, किसी भी तरह की सिचुएशन में, किसी भी तरह के टास्क में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, जितना ज़्यादा ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी, आपके उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ थॉट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी, जैसे आपने देखा होगा क्लास में बहुत बार टीचर्स होती हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देती हैं, किसी तरह की कोई एक्टिविटी आपको देती हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको क्वेश्चन का आंसर पता होता है, बट हम शांति से बैठे रहते हैं, हमको ऐसा लगता है शायद हमारा आंसर गलत है और बाकी किसी ना किसी को तो पता ही होगा, कोई ना कोई और इंटेलिजेंट होगा तो वो बता देगा, हम शांति से बैठे रहते हैं, ठीक है। बहुत बार ये चीज़ हम लोग करते हैं। ओके, सेकेंडली, बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह टीचर्स हमसे पूछते हैं तो हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हमको ऐसा लगता है हम क्यों आंसर दें, कोई भी तो है, दे ही देगा, हम इतना ज़्यादा मतलब इतना हमको लोड ही नहीं लेना है ना, दूसरे स्टूडेंट्स है वो दे देंगे आंसर। ये जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं ना आंसर देते हैं, ये होते हैं एक्टिव माइंड्स। ओके, तो आपको भी उन एक्टिव माइंड्स में से बनना होगा। आपके अंदर अगर किसी तरह का कोई आइडिया आ रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सिचुएशन आपके सामने है, आप उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है या इस तरह का सजेशन जो है वो दिया जा सकता है या इस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये वाला आइडिया जो है वो फिट रहेगा, या किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन में आता है कि यार ये एक चीज़ करना चाहिए, तो उन चीज़ों, जितने ज़्यादा ये चीजें आपके मन में आएंगी उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लो ऑफ थॉट होगा, मतलब उतना ज्यादा आप सोच रहे हो। तो सबसे पहले आप जब अवेयर रहोगे तभी आपके अंदर आइडिया, सॉल्यूशन, सजेशन जनरेट होंगे। जितना ज्यादा ये चीजें जनरेट होंगी उतना ज्यादा फ्लो ऑफ थॉट होगा। समझते हो ना, फ्लो ऑफ थॉट समझते हो कि
आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बिल्कुल डीप डाइव कर रहे हैं वो, है ना। और वो जब डीप डाइव करते हैं तो वो हमारे अंदर बिल्कुल कैसे हो जाते हैं कि हाँ और ज़्यादा वो थॉट्स आते जाते हैं, हम सोचते जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग लेवल पे हम सोचने लग जाते हैं, जिसपे शायद हमारे जैसे लोग नहीं सोच रहे होते हैं। समझ रहे हो? आपने देखे होंगे मतलब बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिजनेस में, अपनी फील्ड में, किसी भी तरह से जो है बहुत सक्सेसफुल है, और उन्हीं की एज के लोग जो शायद उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए। ओके, लाइक आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स वगैरह हैं बहुत आज सक्सेस पर हैं, उनके जैसे और भी उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो शायद उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, या कोई भी कंपैरिजन आप कहीं पर भी देखोगे, आप अपने अंदर भी देख सकते हो। सो वो किन चीज़ों से, वो मतलब वो एक जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? जब सब इक्वल थे तो कोई डाउन कोई अपर कैसे है? बिकॉज ऑफ दीज क्रिएटिव माइंड्स, बिकॉज ऑफ दीज एक्टिव माइंड्स, जो सोचते रहे कि और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर, और क्या बेटर कर सकते हैं, और करते 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 वो फ्लो ऑफ थॉट्स होते 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 कुछ क्रिएटिव उन्होंने किया अपनी लाइफ में। क्लियर? नाउ try deliberately to look for multiple angles of a task and situation to increase flexibility in your thinking. देखो, अगर आपके पास में किसी तरह का कोई टास्क है, किसी तरह की कोई सिचुएशन आपको दी गई है, तो आप उसको मल्टीपल एंगल्स से देखो। जितनी तरफ से या जितनी जहां जहां से आप उसको उसके बारे में सोच सकते हो, आप उतने एंगल्स को देखो, उतने एंगल्स से सोचो। इससे क्या होगा, आपके थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। जैसे आपको याद होगा, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक क्लोज एंडेड थिंकिंग होती है, एक ओपन एंडेड थिंकिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में दो टाइप्स होते हैं। एक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा 2+2 कितना होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, दैट इज 4। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आप क्या हो गए, आप क्लोज हो गए कि आपको इतना ही सोचना है ना। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ी सी जो है, एक वो A3 साइज की बुक आती है ना, आपने देखा होगा ड्राइंग बुक, मैं आपको वो बुक दूंगी और उस पर आपको कुछ ड्रॉ करना है। मैंने आपसे कहा कुछ ड्रॉ करना है। अब आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो मुझे ड्रॉ कर दो, आप चाहो तो किसी का लोगो ड्रॉ कर दो, आप चाहो तो पूरे मतलब अर्थ की पेंटिंग बना दो, आप चाहे पूरा सोलर सिस्टम बना दो, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपके पास में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो जब भी हम किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं, तो हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जितना चाहें उतना इसके बारे में सोच सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ फर्नीचर इन अ रूम टू जनरेट मोर स्पेस। जैसे एक रूम है 1000 स्क्वायर फीट में, एक अच्छा बड़ा सा रूम है। 1000 स्क्वायर फीट समझते हो, बहुत बड़ा होता है। ओके, तो या मान लो 500 स्क्वायर फीट है ना। 500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा हॉल है और उसमें मैं आपको कुछ फर्नीचर दे दूँ। मैं आपको बोलूँ कि देखो मैं आपको डबल बेड दे रही हूँ, सोफा सेट दे रही हूँ पूरा सेंटर टेबल के साथ में, डाइनिंग टेबल भी दे रही हूँ, और साथ ही साथ में मैं आपको 2 अलमीरा दे रही हूँ। ओके, और आपको इन सब को इस रूम के अंदर कुछ इस तरह से सेट करना है कि स्पेस भी बहुत अच्छी बनी रहे, अच्छी ज़्यादा स्पेस हमको चाहिए है, और अच्छे से पूरा सेट भी हो जाए कि सुंदर सा लगे। ठीक है, अब मैंने आपको दिया इतना बड़ा रूम हॉल, इसमें मैंने आपको कहा कि एक तरफ आपको डबल बेड लगाना है ना। मतलब ये मैं आपको दिखा रही हूँ रिप्रेजेंटेशन करके, बट आप जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। मैंने कहा मैं आपको रूम दे रही हूँ, 2 अलमीरा मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको एक पूरा सोफा सेट दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको एक सेंटर टेबल भी दे रही हूँ, और इतना मैंने आपको हाँ, और मैं आपको डाइनिंग भी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये एक डाइनिंग भी हो गई और इसके पास में चेयर्स हो गई। ठीक है, तो अब आपके पास में इतना सारा फर्नीचर है, आपको इसको सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि स्पेस भी हमारे पास में बनी रहे और रूम जो है वो भी सुंदर सा लगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे तरीके हैं ना। आप सोचोगे बेड को इधर करूं, इधर करूं, इधर करूं, यहाँ कर सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ, उसको वहां कर सकता हूँ। जितने एंगल से चाहो उतने एंगल से सोच सकते हो। आप जब अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हो, यू आर ओपन ना, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होता ना कि अपने फ्रेंड से ये बात नहीं कर सकता, ये बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप जैसे चाहो उससे वैसे बातें कर सकते हो। तो लुकिंग फॉर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ कोर्स ऑफ स्टडी और करियर, लुकिंग फॉर वेज ऑफ डीलिंग विद एन एंग्री फ्रेंड। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, उसको बहुत गुस्सा आ रही थी या वो आपसे गुस्सा हो गया था, ठीक है, अब आपको उसे मनाना है।
तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचोगे ना कि यार मैं इसको क्या बोलूं जिससे ये मेरी बात को मान जाए और मेरे ऊपर गुस्सा भी ना करे। बहुत बार ऐसा होता है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी साइकोलॉजी में या आपको पता होगी, इन जनरल सबको पता होती है कि अगर कोई पर्सन गुस्से में है और आप उससे गुस्से में ही बात करोगे, ठीक है, तो और ज़्यादा जो लड़ाई होने की संभावना है ना वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन गुस्से में है, वो गलत भी है, और आप उसको बोलते हो हाँ तुम सही बोल रहे थे बट अभी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम गुस्सा मत करो, और आप उसको ना 4-5 घंटे ऐसे ही अकेले छोड़ दो, आप देखना ऑटोमेटिकली उसका पूरा गुस्सा डाउन हो जाएगा। उसको खुद समझ में आ जाएगी कि उसकी गलती जो है वो कहाँ पर है। नहीं भी समझ में आया तो आप उसको बाद में बिठा के समझा सकते हो, लेकिन एट दैट मोमेंट वो सारी लड़ाई झगड़ा जो भी था ना वो शांत हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई डील करनी है, कोई बिजनेस डील करनी है, आपको किसी से किसी तरह की कोई बात करनी है, तो आप जिस तरीके से आपका मतलब एक जो टोन होगा, आपका एक जो बोलने का तरीका होगा, आपकी जो एक पर्सनालिटी होगी, आपका जो एक फेस होगा, वो चीज़ें मतलब अगर वो डील आपके फेवर में नहीं भी होने वाली थी तो भी हो सकती है। तो वो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारा वैरायटी है, आप जैसे चाहो वैसे उस एक एंगल से किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हो, है ना। तो दैट इज जनरेट एज मैनी आइडियाज। जितने आइडिया, सोल्यूशन, सजेशन आपको लगते हैं किसी एक सिचुएशन में एप्लीकेबल हो सकते हैं, उतने ज़्यादा के बारे में आप सोचो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो ना, थिंकिंग आप करते हो, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं ना, वो एक बिल्कुल सुप्रीम लेवल पर हमको लेकर जाते हैं, जहां से शायद क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, जनरेट एज मैनी आइडियाज। सेकंड क्या है, जनरेट एज मैनी आइडियाज, और इसको ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फ्लो ऑफ थॉट्स। ठीक है, समझ में आया। ये भी, ये जस्ट हम इन्हीं चीज़ों के लिए नोट कर रहे हैं यहाँ पे कि एट लास्ट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, आपको समझ में आए कि हमने जो भी पढ़ा है ना, इसको बस एक बार हम रिवाइज करेंगे। आप चाहो तो आप पॉइंट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, नाउ कम्स थर्ड वन, एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार भी है, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। कभी सुना है आपने ये टर्म ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में? सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट क्या है और कैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। ओके, सो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय ऑसबॉर्न्स. So Osborne's brainstorming technique can be used to increase fluency and flexibility of ideas to open-ended situations. अब देखो, ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट दिया, ठीक है, उसमें वो ये बोलते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आप ओपन एंडेडली सोच सकते हो और ढेर सारे आइडियाज इवॉल्व कर सकते हो, जिसमें फ्लुएंसी भी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी। आपको याद है ये फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी हमने डिस्कस किया था। ओके, फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आपके जो आइडिया है, ठीक है, जो भी न्यू आइडिया आपके पास में है वो कितना हाईली आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि उस आइडिया को आप कितना वेराइटी में यूज कर सकते हो। दिस वी हैव डिस्कस्ड, है ना, तो इसके ऊपर वापस से नहीं आएंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको अभी समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे रीड करेंगे। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसिंग आइडियाज शुड बी कैप्ट सेपरेट फ्रॉम द इवेल्युएशन ऑफ देयर वर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको किसी तरह की एक सिचुएशन दूँ, मैं आपको सिचुएशन दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप लेक पे बोटिंग करने गए थे, बट आपकी जो बोट है वो बिल्कुल बीच लेक में जाके खराब हो जाती है और उस दिन कोई और बोट भी वहां पर अवेलेबल नहीं है। ओके, आप हो और आपके साथ में वो बोट चलाने वाले भैया हैं, बस इसके अलावा कोई भी आसपास नहीं है। तो कैसे आप अपने आप को सेव करोगे और उन भैया को भी आपको सेव करना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ढेर सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं जो है किस तरीके से अपने आप को सेव करूँगा। जैसे मान लो बहुत सारे आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, है ना, एक तरह की प्रॉब्लम आपके पास में है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके मन में आ सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन कर सकता हूँ, है ना। मैंने आपको कोई बाउंडेशन नहीं दी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपके पास में फ़ोन नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपके पास में रस्सी नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि वहाँ पर आसपास में और सारे फिशरमैन्स वगैरह नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने बस आपसे ये कहा कि वहाँ पर उस दिन और कोई बोट प्रेजेंट है नहीं और आप जो है बीच में फंस गए हो और अब आपको अपने आप को सेव करना है। तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो, है ना, बहुत बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें आप सोच सकते हो कि मैं ऐसे अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं ऐसे बचा सकता हूँ। हो सकता है आपको स्विमिंग आती हो कि आप स्विमिंग करके भी बच सकते हो। तो बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस आप ढूंढ सकते हो।
अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर होता क्या है कि जब आपके मन में कोई आइडिया आता है तो हम उसमें बाउंडेशन नहीं लगाते हैं कि वो आइडिया वर्थफुल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन पूछो तो उसमें एक सेंस होना चाहिए, है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 11 साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे क्लास 2 का कोई क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा सा रिलेवेंसी दिखने को मिलती है ना, बट यू कैन एटलीस्ट आस्क, है ना, यू कैन एटलीस्ट आस्क। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर ये एक चीज होती है कि जैसे आपके पास में कोई सिचुएशन आपको दी गई है तो उसमें आप जितने चाहे उतने आइडियाज प्रोड्यूस कर सकते हो। वो आइडिया वर्थफुल है या वो आइडिया वर्थफुल नहीं है ये बाद में सोचा जाएगा, पहले आइडिया आना चाहिए। The basic assumption is to let the mind think freely, okay? It is let the mind think freely and the tendency to put judgment on the worth of ideas may be postponed. That is, imagination should be given priority over judgment till all the ideas are exhausted. जैसे आपको कोई भी आपको एक्टिविटी वगैरह दी गई है, किसी भी तरह का आपको कोई भी चीज़ के बारे में कहा गया है, कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है, उसके सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, आइडियाज़ आपको लेकर आने हैं, कुछ भी कितने भी आइडियाज आप लेकर आ सकते हो, वो आइडिया अच्छा है या नहीं है ये हम बाद में जज करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, इमेजिनेशन, कि कितना ज्यादा आप सोच सकते हो, क्या क्या हो सकता है। जजमेंट जो है वो बाद का काम है, ठीक है, जजमेंट जो है वो बाद का काम है, हमारा प्रायोरिटी जो है वो है इमेजिनेशन। दिस helps in increasing the fluency of ideas and piling up alternatives। इससे क्या होगा कि आपका आइडिया फ्लुएंट बनता है, उसकी फ्लुएंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है कि हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। Brainstorming can be practiced by playing brainstorming games with family members and friends, keeping its principle in mind. Like use of checklists and questions often provide a new twist for ideas, like what other changes, what else, in how many ways could it be done, what could be the other uses of this object and so on। जैसे आप कोई गेम वगैरह प्ले कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, किसी भी के भी साथ में, तो किसी भी तरह की सिचुएशन आपके सामने है या गेम का कोई भी रूल है या कोई भी चीज़ है तो उसमें और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना कि हाँ ठीक है और क्या हो सकता है, और क्या एक चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं, और किस तरीके से इसको जो है मतलब किया जा सकता है, और क्या इसके अंदर हम किसी भी तरह की सिचुएशन में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में और क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। लाइक जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी तरह की कोई सिचुएशन दे दी और आप उसमें सोल्यूशन दे रहे हो तो आपसे बोला जा रहा है और क्या कर सकते हैं, और बताओ और क्या कर सकते हो, तो आपको ऐसा लगता है और क्या बताया, अब एक तो बता दिया है ना, लेकिन और बताओ, और अपने मन को बिल्कुल ऐसे जो है आपको एक्सप्लोर करना है अपने माइंड के अंदर कि और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो चीज़ वर्थफुल है या नहीं है ये बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि बताओ और क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप अपने माइंड को कुछ इस तरह से एक्सप्लोर करते हो ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहा जाता है ना, लाइक आप अपने जो है माइंड एक तरीके का पूरा लेक है और उसके अंदर आपकी जो मतलब थिंकिंग है वो क्या बोलते हैं ना, उसको गोता खानी चाहिए, ठीक है, कि मतलब वो चले जा रही है, थॉट्स आते जा रहे हैं और आपका माइंड जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ जाते हो। तो हमारी थर्ड टेक्निक या थर्ड स्ट्रैटेजी क्या हो गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, लेट द माइंड थिंक, लेट द माइंड थिंक। और वर्थ की बात हम कब करेंगे, बाद में। वर्थ की बात कि वो जो आपका आइडिया है वो वर्थफुल है या नहीं है ये बात हम बाद में करेंगे, अभी आप माइंड को सोचने दो, ठीक है। दैट इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग। देन कम्स फोर्थ स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज दैट, सॉरी, originality can be developed by practicing fluency, flexibility, habit of associative thinking, exploring linkages and using and fusing distinct और remote ideas। देखो क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर होता क्या है बेसिकली, एक न्यू आइडिया या एक ओरिजिनल आइडिया जो है वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स एक ओरिजिनल आइडिया प्रोड्यूस करना, ऐसा चीज जो पहले कभी नहीं थी और वो इफेक्टिव भी हो, दैट इज द इफेक्टिव सरप्राइज जिसको ब्रूनर ने कहा है, ओके। तो कोई भी आइडिया ओरिजिनल कब होता है, जब उसके अंदर फ्लुएंसी होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो तो आपकी एक आदत बन जाती है कि उसको आप एसोसिएट करो
कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उसका और कनेक्शन किन किन चीज़ों के साथ में बन सकता है। आपका कोई प्रायर नॉलेज है तो क्या वो उसके साथ में किसी चीज़ में एसोसिएट हम कर सकते हैं। एसोसिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ हो रही है तो उससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एसोसिएट करना, ठीक है। एक्सप्लोरिंग लिंकेजेस, इससे और क्या क्या चीज़ों को हम लिंक करेंगे, और किसी भी तरह के आइडियाज़ आपके पास में है तो उनको फ्यूज़ करना, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास में है उन सारी चीज़ों को जब आप फ्यूज़ कर देते हो, फ्यूजन उसका बना देते हो, तब एक ओरिजिनल आइडिया प्रोड्यूस होता है। ओरिजिनल आइडिया तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करोगे, जब आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। थिंकिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको कोई एक चीज़ मिल गई उसी के बारे में सोचते जा रहे हो, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में सोचो, और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में सोचो। फाइन। अ क्रिएटिव थिंकर, इट इज सेड, may not evolve new ideas but evolve a new combination of ideas। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि एक जो क्रिएटिव थिंकर होता है ना, वो भले कोई न्यू आइडिया इवॉल्व ना करे बट वो एक न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ आइडिया जरूर क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका माइंड है, ओके, और आपके माइंड को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसको पता है कि मैं ये वाली स्ट्रैटेजी भी लगा सकता हूँ, इसके साथ में ये एक चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ये जो है डिस्टिंक्ट आइडियाज़, प्रायर नॉलेज आपका जो था वो सारी चीज़ों को आपने मिक्स किया और एक यहाँ पर ये एक फ्यूजन बन गया। इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल आइडिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल आइडिया। तो एक जो क्रिएटिव थिंकर होता है, या तो वो कोई एक ऐसा आइडिया, कुछ एक ऐसा थॉट, कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोचे जो पहले कभी किसी ने ना सोची हो और वो बहुत इफेक्टिव भी हो, या फिर जो नॉलेज उसके पास में है उस नॉलेज को यूज़ करके, प्रायर रिसर्च को यूज़ करके, अपने प्रायर नॉलेज को यूज़ करके और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ को यूज़ करके, एसोसिएट करके, लिंक्स क्रिएट करके कुछ एक ऐसी नई चीज़ प्रोड्यूस करे जो आज से पहले एग्जिस्ट ना करती हो। तो एक जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो भले ही कोई बिल्कुल एक न्यू आइडिया को इवॉल्व ना करे बट वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ को ज़रूर इवॉल्व कर सकता है, ऐसा कहा जाता है क्रिएटिव थिंकर के बारे में। क्लियर? सो इट इज द चेन ऑफ थॉट्स एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज that may bring out something new, like the idea of the rocking chair has come from the combination of chair and seesaw। ठीक है, जैसे जो कॉम्बिनेशन है रॉकिंग चेयर का वो कहाँ से आया, तो एक चेयर के कंसेप्ट से और एक सीसॉ के कंसेप्ट से। प्रैक्टिस मेकिंग अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड एसोसिएशंस यूजिंग एनालॉजीज, sometimes finding original ideas or solutions requires a dramatic shift of focus which can be facilitated by asking oneself what is the opposite of the commonplace or usual solution to the problem. Now allow conflicting thoughts to coexist. Looking for solutions opposite to the obvious may lead to original solutions। तो इसमें ये एक चीज़ कही जा रही है कि जैसे एक तरह से आप सोच रहे हो, ठीक है, जैसे ये एक चेन ऑफ थॉट्स है, आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है, आप सोच रहे हो उसके बारे में, सोच रहे हो, फिर वहीं से कोई और आइडिया था वो भी साथ में मिल जाता है, फिर इसके अंदर और 2-4 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो एक तरह से एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ या थॉट्स हो गया, ओके। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल ए और बी दो चीज़ें हैं, आपका गोल है ए, लेकिन अगर आप बी डायमेंशन से सोचोगे तो आप ए को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। बहुत बार जब हमारे माइंड में क्रॉस चीज़ें होती हैं, क्रॉस इन द सेंस कि हमारे माइंड में डिबेट चलता रहता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, होता होगा ना, बहुत बार मन ही मन से बात कर रहा होता है कि ये काम सही है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ सही है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ मेरे लिए गलत होगी या सही होगी। तो जब ये डिबेट चलता है ना, द्वंद्व जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो जब ये डिबेट चलता है थॉट्स का, आइडियाज़ का, तो इन डिबेट्स की वजह से एक न्यू चीज़ प्रोड्यूस होती है, एंड अगेन दैट न्यू इज क्रिएटिव, समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिव, ठीक है। सो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को को एग्जिस्ट करने देना चाहिए। कभी कभी अगर हमको फोकस को शिफ्ट करना पड़े जिसकी वजह से हम एक बिल्कुल सही सॉल्यूशन पर पहुंचे तो वो भी हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम अपोजिट सोचेंगे सॉल्यूशंस के बारे में तब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर इन सारी चीज़ों को समराइज करें तो ये एक चीज़ कही जा रही है कि आपके पास में मान लो आपके पास में कोई एक प्रॉब्लम है
आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि मान लो आप लेक के बीच में फंस गए हो, तो आप कैसे अपने आप को बाहर निकालोगे? तो आप बोलोगे कि भाई अब गोता जो नाव है वो किसी तरीके से ख़राब हो गई है, तो क्योंकि जो मेरे साथ में पर्सन है उसको भी अच्छी खासी स्विमिंग आती ही होगी, क्योंकि जो है वो बोट्स वगैरह को पूरा ऑपरेट करता है, तो उसको सब आता होगा, तो वो मुझे हेल्प करेगा और मुझे भी थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, तो एक दूसरे को हेल्प करके हम बाहर आ सकते हैं। अब आपने कहा बस यही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, मुझे और कोई चीज़ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसे सोच लिया तो फिर आपके माइंड में और चीज़ें आएंगी ही नहीं। बट फिर आप सोचो कि यार मैं एक काम करता हूँ, स्विमिंग की रिस्क लेने से, क्योंकि मैं बीच में फंसा हुआ हूँ, क्या पता मैं उतनी देर दूर तक स्विम कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, बहुत बड़ा लेक है, तो एक काम करता हूँ, अपने फ्रेंड वगैरह को किसी को कॉल करता हूँ, कोई हेल्प मुझे मिल जाएगी। ये एक चीज़ हो गई। आप वहाँ से जो है किसी से हेल्प, मतलब ऐसे भी मांग सकते हो, आपको आसपास में कोई अगर दिख रहा है तो भी आप हेल्प मांग सकते हो। आपने देखा बोट के अंदर किसी तरह की कोई जो है रस्सी है, रोप है ना, अच्छी मोटी सी, तो उसकी हेल्प भी हम ले सकते हैं किसी तरीके से, हम जो है किसी और से हेल्प ले सकते हैं, या और भी ढेर सारे सोल्यूशंस। या हम बोट को किसी तरीके से अगर वहीं के वहीं ठीक कर पा सकते हैं तो हम उसको कर लेते हैं। बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे एंगल्स। लाइक ये बिल्कुल एक बहुत बहुत छोटा सा, बहुत लो लेवल का मैंने आपको एक सिचुएशन दी, बट इसको अगर आप और ज़्यादा मतलब अच्छे वाले सिचुएशंस में, अच्छे वाले प्रॉब्लम्स में लेकर आओ, अच्छे वाले इन द सेंस कि जो एग्जैक्टली लाइफ में होते हैं, है ना, प्रैक्टिकल टाइप में, ये भी होते होंगे, बट प्रैक्टिकल में अगर आप आओ तो जैसे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आप और सॉल्यूशंस के बारे में सोचो कि मैं और क्या क्या इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक जैसे कोई प्रॉब्लम आपके पास भी, आपके फ्रेंड के पास में भी है, वो भी वही सोल्यूशन लगा रहा है, आप भी वही सोल्यूशन लगा रहे हो, तो आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट बोथ सेम। लेकिन आप ऐसे सोचो कि यार ये इस तरीके से कर रहा है, मैं इसमें कुछ अलग करने के बारे में सोचता हूँ जो और ज़्यादा बेटर लगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने एक A3 साइज़ की शीट दे दी है, ड्राइंग शीट दे दी है, आप उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने तो आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि आपको जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर सकते हो। आप में से कुछ होंगे जो किसी का पोर्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन का, किसी फेमस पर्सनालिटी का पोर्ट्रेट बना देंगे। आप में से कोई होंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कुछ बना देंगे। आप में से कोई होंगे जो किसी तरह से जो है अर्थ में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइक अर्थ की कंडीशन कैसी हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या कोई होगा जो रूरल इंडिया को या किसी भी तरह की चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हो। बट जब उसको देखा जाएगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया गया, तो उन 50 में से किसी एक की ड्राइंग या पेंटिंग जो भी आपने की है वो एक चीज़ इतनी क्रिएटिव होगी कि उसको प्राइज दिया जाएगा। एक तरीके का टास्क था, एक तरीके का कॉम्पिटिशन था, है ना। तो उसने, भाई सब सेम थे ना, सब इक्वल पे थे, लेकिन उसने कुछ अलग सोचा। उसने सोचा सब कुछ ना कुछ ऐसा करोगे, मैं कुछ अलग सा करता हूँ, मेरे उस अलग में मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है। अब उस इंडियन कल्चर में उसने इतने इफेक्टिवली हर एक कल्चर को रिप्रेजेंट किया कि जितनों ने भी उसकी पेंटिंग को देखी सबने कहा कि ये बेस्ट है। ओके, तो उस तरीके से उसने सोचा होगा ना कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। उसने सोचा होगा कि यार इंडियन कल्चर में हो सकता है अगर कोई और बना रहा होगा इंडियन कल्चर के बारे में, तो वो ये चीज़ कर रहा होगा, तो मुझे कुछ अलग सा करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो जब तक कन्फ्लिक्टिंग आइडिया, जब तक वो थॉट्स नहीं आएंगे ना, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप क्रिएटिव नहीं सोच पाओगे। सेकेंडली, आप क्रिएटिव सोचना भी चाह रहे हो तो उसके लिए कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ सोची और वो सही थी, आपके मन ने कह दिया कि हाँ ये काम सही है, ये कर लो, तो शायद वो क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आपके मन ने कहा ये कर लो, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही नहीं ये चीज़ शायद सही नहीं होगी, फिर उधर से कहा जा रहा है नहीं पर एक बार ट्राई करना चाहिए, पर फिर कहा जा रहा है कि नहीं इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं तो ऐसा कर लो। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं ना, ये हमें कुछ बेस्ट पर लेकर जाते हैं, और वही क्रिएटिविटी दिखाती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स। ऐसा नहीं कि एक चीज़ आपके मन में आई और आपने कहा हाँ बस यही बेस्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स। और ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या, ये नहीं सोचना है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही होगा या गलत होगा, पहले सोचना स्टार्ट करना है, पहले थिंकिंग स्टार्ट करनी है ना। फिर उसके रिजल्ट के बारे में हम बाद में सोचेंगे कि वो वर्थफुल है या वो वर्थफुल नहीं है। क्लियर। तो ये अभी तक 4 स्ट्रैटेजीज को हमने डिस्कस किया। तो फोर्थ वाला हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज और कंफ्लिक्टिंग थॉट्स, ठीक है। फोर्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज और इन ब्रैकेट कंफ्लिक्टिंग थॉट्स और आइडियाज। फाइन, क्लियर। ये यहां तक इतने में तो कोई डाउट नहीं है कि पहले आपको अवेयर बनना पड़ेगा,
फिर आपको थिंकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जब आप थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत होगा, ये सही होगा। जस्ट लेट द माइंड थिंक। जब आपका माइंड थिंकिंग करना स्टार्ट करता है हर एक एंगल से, हर एक डायमेंशन से, तब उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज आते हैं। थॉट्स कन्फ्लिक्ट भी करते हैं, बट जब थॉट्स कन्फ्लिक्ट करते हैं तब आप एक सुप्रीम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हो। अब आ रहा समझ में? रिलेट करना है ना, इसलिए रिलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ वन, engage yourself more frequently in activities which require use of imagination and original thinking rather than routine work according to your interest and hobbies। जैसे हमारे साथ में क्या होता है कि एक हम ना अपना टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमको ये इतना काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सुबह उठना है, फिर उसके बाद में स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद में फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो बैडमिंटन खेलने जाएंगे, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है क्रिकेट खेलने जाएंगे, और बस फिर उसके बाद में थक जाएंगे, घर आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। डेली का ये रूटीन है। और कहने के लिए क्या होता है, हम हमारी हॉबीज को फॉलो कर रहे होते हैं, बट द थिंग इज कि हम अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं इतने वर्क में कि ये करना है, दैट्स इट। हम उससे ज्यादा नहीं सोच रहे। तो फिफ्थ स्ट्रैटेजी आपसे ये कहती है कि आप ऐसी एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इंगेज हो जिसमें इमेजिनेशन और ओरिजिनल थिंकिंग आपको करनी हो। मतलब ऐसी चीजें जहां पर प्रैक्टिकली जो है आप किसी तरह से थिंकिंग कर रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, आप इमेजिनेशन का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर्स में, इवन प्रीवियस चैप्टर्स में भी, कि इमेजिनेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मेंटल मॉडल्स, मेंटल इमेजेस, ये सारी चीजें कितना ज्यादा हेल्प करती हैं हमको मेमोराइज भी करने में, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग भी बनाने में, और साथ ही साथ में थिंकिंग में भी। तो आप जितना ज्यादा मेमोराइज करके चीजों को थिंक करते हो ना, तो पॉसिबिलिटी आपके सामने ज्यादा होती है कि आप ज्यादा सोच सकते हो। ओके, it may be decorating the house, improvising or redesigning of old objects, making use of waste products in multiple ways, completing incomplete ideas in unique ways, giving new twists to stories, poems, developing riddles, puzzles, solving mysteries and so on। आपने देखा है बहुत बार, मैंने आपको बताया भी था, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार रिडल्स, पजल्स वगैरह आते हैं। आपने एक वो बॉक्स देखा होगा, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक वो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड कलर का होता है, 4-6 साइड्स मतलब उसमें होते हैं, डाइस टाइप का होता है, और उसको आपको सेट करना होता है कि पूरी येलो कलर से इस तरफ आ जाए, पूरी ग्रीन कलर से इस तरफ। आपको याद होगा ना ऐसा ही कि ये मतलब वो होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है पूरा ऐसे मिक्स, मतलब क्या तो भी बोलते हैं उसको, वो आपको करना होता है। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ ऐसी चीज़ बना दी है जो कभी सोची नहीं गई थी। लाइक आपको पता हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज़ अ प्लास्टिक मैन इन इंडिया जिसने क्या किया कि इतना सारा प्लास्टिक वेस्ट हमारे यहाँ निकलता है, वो सारा वेस्ट कहाँ जाता है, ओशंस वगैरह में जाके, ठीक है, वहाँ पर जाता है। पूरा जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, पूरी जो इकोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को बर्बाद करता है। साथ ही साथ में हम ह्यूमंस के लिए भी एक तरीके से बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लास्टिक्स को लिया और प्लास्टिक से रोड्स बनवाई हैं। मतलब प्लास्टिक की रोड नहीं है, प्लास्टिक और जो रोड्स का मटेरियल होता है ना, उसको उन्होंने इस तरीके से मिक्स कुछ करवा के जो रोड्स बनवाई हैं कि ना जाने कितना तूफान आ जाए, कितनी बारिश आ जाए, वो रोड्स को कुछ नहीं होगा, कि वो इतनी ज़्यादा कंक्रीट मटेरियल से बनी हुई है। उनको प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप गूगल करना उनके बारे में। ओके, सो ये क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग ना क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। किसी ने सोचा था हम प्लास्टिक से ऐसा कुछ कभी करेंगे, कभी सोचा ही नहीं, कभी मन में नहीं आया, लेकिन उनने सोचा। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब मैं भी देखती रहती हूँ इन सारी चीज़ों को, कि न्यूज़पेपर वेस्ट जो होता है वो उससे किसी तरह का कुछ एक तो भी ऑब्जेक्ट वगैरह बना देते हैं, या आजकल मतलब मैंने ऐसा देखा इंस्टाग्राम पे न्यूज़पेपर से ड्रेसेस बनाई जा रही हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी क्रिएटिव। आप अपने घर में हो, आप किसी अपने वॉल को जो है डेकोरेट करने की कोशिश करो, आप अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश करो, कोई ओल्ड ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सब बिल्कुल बेसिक लेवल है। ये वो बेसिक लेवल है जो आपको क्रिएटिव थिंकिंग तक लेकर जाएगा। मतलब आप छोटा काम को करना शुरू करोगे ना, आपके अंदर जब क्रिएटिविटी आना शुरू होगी तो आपका माइंड यूज टू हो जाएगा क्रिएटिव होने पर। उसको फिर ना नॉर्मल चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, उसको चाहिए कुछ क्रिएटिव करके दो, कुछ नया लेकर आओ। ठीक है,
तो ये एक चीज आपको करनी है, ये फिफ्थ स्ट्रैटेजी है, दैट इज समथिंग वही वाला आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर आके कुछ अलग सा क्रिएटिव सोचो. ओके, सो एंगेजिंग योरसेल्फ मोर इन एक्टिविटीज दैट इज यूजिंग ऑफ इमेजिनेशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग. ये एक चीज आप करो, एंगेजिंग योरसेल्फ. ओके, एंगेजिंग योरसेल्फ विद द क्रिएटिव एक्टिविटीज. फिफ्थ में यहां पर नोट डाउन कर देती हूँ. ओके, एंगेजिंग विथ क्रिएटिव एक्टिविटीज. ये क्रिएटिव वर्ड मैं यूज कर रही हूं, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में करने के लिए, बट समथिंग ऐसी एक्टिविटीज जो आपको क्रिएटिव बनाती हो. इज इट क्लियर टू यू? ये आपको 5 स्टेजेस समझ में आई. देखो अब इसको समझो. सबसे पहली चीज क्या करनी है, बिकमिंग मोर अवेयर. सबसे पहला अवेयर रहो, अटेंटिव रहो, जहां भी हो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए. सेकेंडली, जनरेट एज मैनी आइडियाज एज यू कैन, फ्लो ऑफ थॉट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अपनी बात करती हूँ. मैं एक छोटे से रूम के अंदर हूँ. इस रूम के अंदर जैसे मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि जैसे मैं हूँ भाई, स्मार्ट बोर्ड है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, साथ ही साथ में जो है मतलब एसी ऑन है, बहुत सारे मेरे आसपास में ब्लैंकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, डोर हैं, और इसी के साथ साथ में पीसी यहाँ पर है, कैमरा यहाँ पर है, ट्राइपॉड यहाँ पर है, लाइट्स यहाँ पर है. ये सारी चीज़ें मेरे आसपास में है. मेरे अपने बैग वगैरह जो भी है वो यहाँ पर है, मेरे पास में ये पेन है, और इन सारी चीज़ों को लेके मैं अवेयर हूँ. ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके मैं अवेयर हूँ. मैं डेली यहाँ पर आती हूँ, डेली ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं. अगर मुझे कभी यहाँ पर कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली आ रही हूँ यहाँ पे, मैं सारी चीज़ों को नोटिस करती हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मेरे रूम में क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें रहती हैं. कभी मुझे यहाँ पर जैसे मैं आऊँ, ठीक है, और मान लो एक सोफा सेट रखा हुआ दिख जाए, तो आई विल बी सरप्राइज्ड, है ना, कि ये चीज़ तो कभी होती नहीं थी, तो ये यहाँ पर कैसे आ गई. वो मुझे कब पता चलेगा, जब मैं अवेयर होंगी. या फिर अगर मैं डेली आती हूँ, अपना बैग रखती हूँ और बस पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, मुझे नहीं मतलब आसपास में क्या है, तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होगा. और जब मुझे कुछ पता नहीं होगा तो मैं कुछ सोचूंगी ही नहीं, और जब मैं सोच ही नहीं रही हूँ तो क्रिएटिव होने की बात तो छोड़ ही दो. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अवेयर, अपने आसपास में अवेयर रहो, सेंसिटिव रहो आइडियाज़ को लेके. देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे आपके फ्रेंड्स भी है ना, आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे होंगे जो बड़े ही नॉटी से होंगे, बड़े ही फन लविंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे बड़े इमोशनल से होंगे. तो जैसे आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें किसी बात का बुरा नहीं लगता, तो आप उन्हें बोलने से पहले सोचते नहीं होंगे. लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपको पता है यार ये इमोशनल, इसको मैं ये बात बोलूंगा तो इसको शायद बुरा लग सकता है, तो थोड़ा सा हम ऐसे बोलते हैं, मतलब बात भी बोल देते हैं पर ऐसे बोलते हैं कि उसको बुरा भी ना लगे, है ना. तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हो. तो वो बैलेंस करने से पहले भी आपको सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरे फ्रेंड को बुरा ना लगे. तो सेंसिटिव होना चीज़ों को लेके, चीज़ों को समझना, फीलिंग्स को समझना, थॉट्स को समझना, अपने आसपास में साउंड साइट हर एक चीज़ को समझना, उसको लेके अवेयर रहना, ये पहली स्टेप होती है. अवेयरनेस पहली स्टेप होती है क्रिएटिव थिंकिंग को लेके. और ये अवेयरनेस का फंडा ना सब जगह एप्लीकेबल होता है. इट्स नॉट ओनली इन क्रिएटिव थिंकिंग, बट ये एक मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग कभी भी कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, शांति से कहीं एक जगह पर बैठे हुए हो, अपने पेरेंट्स के साथ में हो, कोई भी चीज़ है, सो जस्ट बी अवेयर, बी अटेंटिव अबाउट इट. ऐसा ना हो कि आप कहीं पर हो, किसी हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब अपने आपस में बातें बातें कर रहे हैं, एंड यू आर लाइक कि हाँ मुझे भी क्या मतलब है, मैं अपना फ़ोन चलाता हूँ या मैं भी नॉर्मल जो है सो जाता हूँ. लाइक आप सो, आपको सोने पे परेशानी नहीं है, आप सो सकते हो, आप मोबाइल भी चला सकते हो, बट यू शुड नो कि आपके आसपास में हो क्या रहा है, कौन कौन है, कौन नहीं है, कौन क्या सारी चीज़ें हो रही हैं. जैसे हम लोग भी कभी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो सारी चीज़ों में अवेयर रहो, अटेंटिव रहो, अपने आप में नहीं खो जाओ, है ना. जब वो रहना आप स्टार्ट करोगे ना, तो एक ब्रॉड जो आपकी थिंकिंग होने ना, वो उसमें ब्रॉडनेस आती है. ओके, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको अवेयर रहना है, सेंसिटिव रहना है. जब आप अवेयर और सेंसिटिव रहोगे तो आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, क्योंकि आप जिन चीज़ों को देख रहे हो उनसे रिलेटेड आपके मन में आइडियाज आते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने कैमरा रखा हुआ है, ये कैमरा वर्क कैसे रहता है, इसके अंदर कोई डिस्क होती है क्या, इसके अंदर कोई चिप होती है क्या, तो वो क्या कहता है, फ्लो ऑफ थॉट्स होना स्टार्ट हो जाता है. और ये जो फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं, ये ही आगे जाके ब्रेन स्टॉर्मिंग की हम बात करते हैं, लेट द माइंड थिंक. और अब हमको ये नहीं सोचना कि यार हम कितना वर्थलेस सोच, मतलब हमारे जो बिल्कुल कोई वर्थ ही नहीं है, वर्थलेस हम सोचे जा रहे हैं, ये इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, फालतू अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं. ये चीज़ें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए. वी आर लाइक कि हाँ चलने दो, थॉट्स आने दो, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है. तो आप सोचते हो, एंड दैट इज द थिंग दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्लो ऑफ थॉट्स एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स. ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग को आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज द
अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ थॉट्स। जजमेंट या हमारे थॉट में वर्थ थी या नहीं थी, ये हम बाद में देख लेंगे, ये हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट लेट द माइंड थिंक। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट द माइंड थिंक्स, तो बहुत सारे आइडियाज फ्लो करेंगे, है ना। ये आपका माइंड है, ये सोच रहा है, अब इसमें ये एक आइडिया, ये दूसरा आइडिया, या माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, है ना। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत कुछ हम सोच रहे हैं। अब उन थॉट्स में किसी तरह का एक एसोसिएशन बनाना हमने स्टार्ट किया, कुछ एक लिंक बनाना स्टार्ट किया कि यार ये एक थॉट इस एक चीज़ के साथ में भी हो सकता है। ये होता है, पता है, ये एग्जैक्टली सबके साथ में होता है अगर आप थिंकिंग करते हो तो। एंड अगर आप ऐसे हो ना कि हाँ जो चल रहा है चलने, तो मुझे क्या इतना लोड लेना है, मुझे लोड ही नहीं लेना, आप अपने आप को बिजी रखते हो सारी चीज़ों में, आप अपने आप को कभी भी सोचने का टाइम ही नहीं देते हो किसी चीज़ के लिए, तो ये चीज़ें आपके साथ में नहीं होंगी, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन थोड़ा भी अगर आप अपने आप को टाइम देते हो ना कि हाँ अभी मैं बैठ के थोड़ा सोचना है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, किसी भी तरह की थिंकिंग अगर आपके मन में होती है, तो आपने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे आइडियाज फ्लो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फिर हम सोचते हैं ये आइडिया की वर्थ है या नहीं। वो आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब पूरे फ्लो ऑफ थॉट्स चलता है ना, फिर हम देखते हैं कि यार ये वाला आइडिया जो है ये यहाँ पर रेलिवेंट है या नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो फिर इसको कहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर ये वाला जो मेरा थॉट है इसको मैं अपने उस एक चीज़ के साथ में भी तो लिंक बना सकता हूँ। ऐसे करके क्या होता है, लिंक करना हम स्टार्ट करते हैं, एसोसिएशन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और जो अलग अलग थॉट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट करते हैं और फिर आप एक सुप्रीम सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हो, ठीक है। देन कम्स इंगेजिंग विथ क्रिएटिव एक्टिविटीज। अब जैसे थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, आप किसी चीज़ पर सोच रहे हो, किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें इंगेज भी रहो, है ना। ऐसा ना हो कि बस आइडिया आया, आपने सुन लिया, हाँ ठीक है मुझे सॉल्यूशन मिल गया, अगर आप उसको इफेक्ट में ही नहीं लेकर आ रहे हो तो आपके उस थॉट, आपके उस आइडिया का कोई जो है मतलब यूज़ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए इंगेज रखो अपने आप को ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपका माइंड जो है वो यूज़ हो। माइंडफुलनेस समझते हो ना, तो ये होती हैं आपकी वो 5 स्ट्रैटेजीज, ओके। और भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट मेजर ये होती हैं कि अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ों को भी स्टार्ट किया ना अगर करना, तो आप एक दिन जो है मतलब बहुत क्रिएटिव थिंकिंग में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने देखो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपके सर के ऊपर से चला जाए, बिल्कुल बेसिक समझाया, ठीक है, कि ये स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऐसे आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो। अब जो मैंने आपसे कहा था कि आपको बस स्टार्टिंग में बैठ के सुनना है शांति से, ठीक है। तो अभी आपने इतनी चीज़ को सुना, समझा, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। और बिल्कुल डीप और बिल्कुल डिटेल में मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको हर एक एंगल से समझ में आए, है ना। ओपन एंडेड थिंकिंग, आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मैम ठीक है जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी समझ में आ गया, बस हो गया। मैंने आपको बोला ना, आपको इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि आप क्लास 11 साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 का ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो, नो। जस्ट इट इज़ लाइक कि हाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, आप उन चीज़ों को बैठ के सुन रहे हो, और क्या होना चाहिए, लेट इट सिंक, ओके, बस ऐसे let it sink, okay। Now never accept the first idea or solution. Many ideas die because we reject them thinking that the idea might be a silly idea. कभी भी जैसे आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हो, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपका गोल है, आपको एक सॉल्यूशन मिला, आपने कहा बेस्ट है, बस इसी सॉल्यूशन पे चलना और यही हमारा गोल को अटेन करवाएगा, नहीं। जस्ट थिंक अबाउट मेनी मोर ऑप्शंस। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम के बारे में, है ना, कि आपके स्कूल में एक प्ले जो है आपको ऑर्गेनाइज करना है, टीचर्स डे का ओकेशन है, तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करोगे, ओके। तो हमने देखा कि उसमें आपने कितना वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस आप लेकर आते हो कि मैं अपने टीचर्स से डिस्कस करूं क्या, मैं अपने सीनियर से डिस्कस करूं क्या, मेरे पास में कोई प्रायर नॉलेज है क्या, या और भी मैं इसमें क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। तो आप जब 5-6 सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो, फिर जब वो आइडियाज़ कंबाइन होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं, तब आप एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि पहला जो मेरा आइडिया है, पहला जो मेरा सॉल्यूशन है वही बेस्ट है, उसी को एक्सेप्ट करके आप चलोगे, तो वो बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता। बहुत बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि यार हमने जो सॉल्यूशन निकाला है ना वो बिल्कुल सिली है, वो तो कभी काम ही नहीं आएगा, या हमारा आइडिया बिल्कुल वेस्ट है, ये कोई आइडिया थोड़ी ना होता, उसको देखो वो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं उसके मन में, वो कितना क्रिएटिव है। तो बहुत बार हम इन चीज़ों की वजह से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, ओके। You have to first generate a number of possible ideas or solutions, then select the best among them.
क्लियर? यही कहा ना मैंने आपसे कि आप बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में सोचो और फिर इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला बस वही उसी के ऊपर जो है हमने रिलाई कर लिया। आपको याद है ना बैरियर्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग हमने पढ़े थे, उसमें हमने आपका पढ़ा हुआ था माइंड सेट के बारे में, मेंटल सेट के बारे में। क्लियर? Get a feedback on the solutions you decide on from others who are less personally involved in the task। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने रही होंगी जिसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे एंड यू आर लाइक कि यार किसी और से भी सजेशन थोड़ा सा मिल जाता, किसी और से भी पूछ लेते इसके बारे में तो और अच्छे से समझ में आ जाता कि ये काम हमको करना है या नहीं करना है। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चूज़ करना है कि 12th के बाद में मैं किस फील्ड में जाऊं और आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, ठीक है, जो आपके साथ में है वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो भी सारा कुछ उसी में है, तो वो क्या करेगा अपना सॉल्यूशन उठा के आपको बता देगा कि ये चीज़ तुम कर सकते हो। आपने जो सॉल्यूशन ढूंढा है या आपने जो भी सोचा है, जो भी आपका आइडिया है, वो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा मेरे फ्रेंड ने जो बोला वही सही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको अपने किसी तरह का आइडिया आपके मन में आया है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके मन में आया है, तो वो आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, अगर इसके बारे में आपको कभी पूछना है तो ऐसे लोगों से पूछो जो उस टास्क में इन्वॉल्व ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें अपने किसी सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो, आपसे 3-4 साल जो सीनियर्स हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हो कि व्हाट आफ्टर 12th मुझे अपने ग्रेजुएशन में क्या क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए। या फिर आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह हैं, कजन्स हैं जो अभी कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। दे विल गिव यू अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़। वो और आपने कोई चीज़ सोची है तो वो उसके ऊपर आपको बहुत सारा फीडबैक भी दे सकेंगे, है ना। तो इसीलिए ये एक चीज़ हमको करनी चाहिए, हमेशा हमको ऐसे लोगों से फीडबैक लेना चाहिए जो उस टास्क में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर पर्सनली इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं बाइज्ड आइडिया वो हमको देंगे, बाइज्ड फीडबैक वो हमको देंगे। Try to think of what solution someone else may offer for your problems. Give your ideas the chance to incubate. Okay? तो आप सोचो कि और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो मेरी प्रॉब्लम्स के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं, अपने आप को मौके दो, ठीक है। allowing time for incubation between production of ideas and stage of evaluation of ideas may bring the aha experience। ठीक है, तो मतलब आपने पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा हुआ था कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्या एक प्रोसेस होता है क्रिएटिव थिंकिंग का। तो हमने डिस्कस किया था कि पहले प्रोडक्टिव स्टेज आती है जहाँ पर आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में आप सोचते हो, लेकिन एक टाइम पे इंक्यूबेशन स्टेज आती है जब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हमारा आइडिया फेल हो जाएगा या सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फिर जब इवैल्यूएशन की स्टेप आती है तब हमको पता चलता है कि अरे वाह हमारा आइडिया बेस्ट था। तो उस एक चीज़ के बीच में हमेशा इंक्यूबेशन की स्टेज आती है। इंक्यूबेशन में हमको थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपने सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। Sometimes ideas cluster like branches of a tree. It is useful to diagram your thinking so that you can follow each possible branch of its complication. Resist the temptation for immediate reward and success and cope with the frustration and failure. Encourage self-evaluation. जैसे for example, आपके पास में कोई थॉट है, ठीक है, और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार फॉर एग्जाम्पल आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आप मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ, क्या मैं लॉ का एग्ज़ाम दूँ, क्या मैं डॉक्टर बनूँ, क्या मैं जो है मतलब और क्या बन सकते हो, ठीक है, डॉक्टर हो गए, लॉ हो गए, टीचर हो गए, ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं क्या बिजनेस करने स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। मतलब सोच रहे, अभी करियर के बारे में सोच रहे कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे, आप कंफ्यूज हो रहे थे तो बैठ के क्या किया, जो जो आ रहा था ना उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि बहुत बार जब आप जो आप सोच रहे हो ना, मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका चल रहा है, जब आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपने सामने तो थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती हैं और ब्रोडन हो जाती हैं। जैसे अभी ये चीज़ें आपके मन में चल रही थी लेकिन यहाँ पर आपने लिख दिया, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मेरे मन में ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, ठीक है। अब इसमें एनालाइज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं कहाँ पर बेस्ट हूँ, मैं कहाँ पर वीक हूँ। सेल्फ इवेल्युएशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई फील्ड चूज करी, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डांस कंपटीशन था आपके स्कूल में, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, किसी तरह का स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन था, आपने पार्टिसिपेट किया, है ना, पार्टिसिपेट किया आपने आपने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना 100% दिया, बट अब आप अपने आप को बिल्कुल भी अप्रेज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल नहीं बोल रहे कि मैंने बहुत अच्छा किया है, यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स कि यार अभी दूसरे मुझे बताएंगे कि मैंने कैसे खेला। अब मान लो उनमें से कोई था, उसने आपको आके बोल दिया कि आपने बिल्कुल अच्छा डांस नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल अच्छा प्ले नहीं किया आपने, आपको कुछ मतलब ऐसे बिल्कुल बहुत गंदा सा लग रहा था, बिल्कुल कोई इंजॉय ही नहीं कर रहा था। अब क्या हो गया, आपका मॉरल हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ अभी मॉरल था, यहाँ से सीधे डाउन, ठीक है। बहुत बार जब हमको रिव्यूज नहीं मिलते हैं, जैसे डांस कंपटीशन था, किसी ने रिव्यू नहीं दिया, या फॉर एग्जांपल मान लो कोई जो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, ठीक है, अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बढ़िया से आप लोग मॉडल वॉडल अच्छे से तैयार व्यार होके गए और आपको लगा सब तारीफ करेंगे आज तो मुझे देख के, मान लो किसी ने तारीफ नहीं करी, आप अच्छे लग रहे थे बट किसी ने आपकी तारीफ नहीं करी, तो हमको ऐसा लगता हम अच्छे नहीं लग रहे, हमारे बारे में किसी ने कुछ अच्छा बोला ही नहीं है तो हम अच्छे नहीं लग रहे। हम क्या करते हैं, हम डिपेंड करते हैं कि दूसरा हमको जब बोलेगा ना तब हम मानेंगे कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ है। हम सेल्फ इवेल्युएशन कभी नहीं करते, हम कभी सेल्फ अप्रेजल नहीं करते कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और उस एक चीज़ की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आपका मॉरल डाउन होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, आप किसी और के ऊपर कि यार वो मुझे बोलेगा तो मैं उस चीज़ के ऊपर मानूंगा। या बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी या कोई भी चीज़ थी, तो अगर हमको तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिला, तुरंत हमको सक्सेस नहीं मिली, तो हमको बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है कि अरे यार अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो ये वाला फेज सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर नहीं होता, फेलियर हमारे अंदर नहीं होता, ये चीज़ें आती हैं, बट हमको उसके साथ में भी कोप अप करना सीखना चाहिए। लाइक हम अच्छे के साथ में कोप अप करने के बारे में तो हमेशा सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डांस कंपटीशन था, आपकी किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो आप बहुत खुश हो गए, ठीक है, उस खुशी को हमको जो है मतलब अच्छे से आता है बैलेंस करना, मेंटेन करना। बट अगर किसी ने आपको बोल दिया आपने बिल्कुल अच्छा नहीं करा, यू आर जस्ट अ फेलियर, तो हम उस एक चीज़ के साथ में कोप अप नहीं कर पाते, हमको बड़ा स्ट्रेस होने लग जाता है, हम अपने आप को कॉर्नर करने लग जाते हैं। वो चीज़ ना करके हमको ये करना चाहिए कि ठीक है, अप्स एंड डाउन्स कम्स, है ना, लाइफ कैसी चलती है, ऐसी चलती ना, कभी अप चल रहा है कभी डाउन चल रहा है, ये चीज़ होती है, सबके साथ में होती है। तो जब आप अपने हाई पर हो तब भी आप अपना बेस्ट दो, और जब आप अपने लो पर हो तब भी आप अपना बेस्ट दो, ठीक है, दोनों सिचुएशन में। इसी के थ्रू आप एक बैलेंस को मेंटेन करके रख पाओगे। आपको पता चलेगा आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर है, आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पर है, और फिर इसके साथ में आप वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे जो है तुरंत मेरे जो भी मैंने किया है उसका रिवार्ड मिल जाएगा, तो वो बहुत बार नहीं होता, ठीक है। कभी कभी हमको फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस के साथ में भी कोप अप करना सीखना चाहिए। हमको सेल्फ इवेल्युएशन हमेशा करना चाहिए, ठीक है। हमको कभी भी हमने अच्छा किया या हमने बुरा किया उसमें दूसरे क्या कहते हैं उस एक चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। व्हाट वी हैव डन वो हमारे अकॉर्डिंग सही था या गलत था, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर हम गलत हैं, अगर आपने कोई काम किया, आपको लगता है कि वो चीज़ मैंने गलत करी, तो एक्सेप्ट दैट कि हाँ मैंने गलत किया, एंड दैट्स ओके, सबसे गलती हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ बेस्ट करी, सो यू आर लाइक कि हाँ मैंने इस चीज़ में बहुत अच्छा किया है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे जो है अपनी पीठ थपथपा दो कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर? सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रैटेजीज़ के अंदर कही जाती है। जब भी आप क्रिएटिव सोचने वाले हो ना, तो ये आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। ये तो स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि ये काम हमको करने, ये हमारी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी हमको फॉलो करनी ही करनी है। बट उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें है ना, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, सो वी हैव डिस्कस्ड कि इंक्यूबेशन का भी टाइम आएगा, तो उस इंक्यूबेशन के टाइम को भी बैलेंस करना सीखो। कभी ऐसा मत सोचो कि जो पहला आइडिया, जो पहला सोल्यूशन है वही बेस्ट है, और क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज़ उसके बारे में सोचो, उसमें से किसी बेस्ट को ऑप्ट करो, ठीक है। फीडबैक देने के बारे में सोच। फीडबैक जो होता है वो हमेशा जो लोग किसी टास्क में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है उनसे लो, ऐसे लोगों से नहीं लो जिनका फीडबैक आपके लिए बाइज्ड हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल समवन इज देयर जो हमेशा आपको अच्छा फीडबैक देता है कि तुम हमेशा बहुत अच्छा करते हो, तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती, तुम बेस्ट हो दुनिया के अंदर। तो अगर आपके कोई वीकनेस, मतलब कोई वीक पॉइंट्स होंगे ना, तो आप उस पर कभी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है।
ठीक है। तो वो आपको दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी है, अच्छा वाला पॉइंट भी और लो वाला पॉइंट भी। इंक्यूबेशन को एक्सपीरियंस करना हमको सीखना चाहिए कि कभी कभी हमको लग सकता है कि हमारा प्लान फेल हो सकता है, बट इस लगने के कारण हम ये चीज को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम एक फेलियर हैं जब तक हम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर देते। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें पहले के टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, सब उन्हीं से ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, नाउ develop independent thinking in making judgments, figuring out things without any help of resources. आपने एक कहावत सुनी है, भेड़ चाल में चलना, ठीक है। भेड़ चाल का मतलब ये होता है कि जैसे जो शिप्स वगैरह होती है ना, जैसे वो जा रही चार पांच जा रही, तो उन्हीं के पीछे सारी चलने लग जाती, फिर उनके पीछे और सारी चलने लग जाती, तो एक वो पूरा रो बना लेती हैं और ऐसे पीछे 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 चलती चली जाती हैं। तो अगर वो ऐसा होता ना कि सब यहाँ जा रहे हैं, तो अब सब यहाँ जा रहे हैं तो मैं यहाँ जाके क्या करूँ, मैं भी इन्हीं के साथ में चल देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ से आप अपने आप को अलग कर लो, ठीक है। कैसे अलग कर लो? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में फॉर एग्जांपल क्या चल रहा है, किसी तरीके का कोई कंपटीशन है, ओके। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप क्लास में किसी तरह का कोई कंपटीशन चल रहा है, या आपके स्कूल में किसी तरह का कोई कंपटीशन है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ए पर्सन है, इसने किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस दिया, तो इसमें आपको मतलब इसने फॉर एग्जांपल क्या किया, इसने कोई परफॉर्मेंस दिया, मान लो डांस कंपटीशन ही था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने डांस परफॉर्मेंस दिया और सबने कहा कि इसने बिल्कुल अच्छा डांस नहीं किया, मुझे इसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट आप भी वहीं थे। आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, मन में लग रहा था, है ना, कि नहीं यार अच्छा तो करा, मुझे तो अच्छा लगा इसका डांस, इन लोगों को क्यों इतना बुरा लग रहा है। बट आपके मन में क्या आता है कि यार पूरे स्कूल को बुरा लग रहा है, पूरे स्कूल ने बोला कि गंदा लग रहा है, तो मतलब इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, मैं ही पागल हूँ जो अलग से सोच रहा हूँ, ठीक है। हम ये एक चीज़ अपने मन में ले आते हैं, बट यही हम गलत हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जो बाकी सब जज कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को सही मान लेते हैं कि हाँ इतने लोग कह रहे हैं तो सही होगा, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश करो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये कि कुछ अलग अपने लेवल पे सोचो। ऐसा नहीं कि आपका फ्रेंड जो सोच रहा है तो हाँ मैं भी उसी में कुछ सोच देता हूँ, कुछ किसी ने कुछ क्रिएटिव किया तो हाँ मैं भी ऐसे ही कुछ थोड़ा सा अलग करके क्रिएटिव कर देता हूँ। नहीं, आप अपना कुछ एक सेपरेट जो है थिंकिंग करना स्टार्ट करो, जहां से आप क्रिएटिव हो सकते हो। यू आर नॉट लाइक कि हाँ मैंने उसको थोड़ा सा कॉपी कर लिया और फिर मैं भी उसी के जैसे चलने लग गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब भी आप कोई जजमेंट बना रहे हो तो वो जजमेंट आपका होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि डांस कंपटीशन था, इस पर्सन की डांस परफॉर्मेंस सबको बुरी लगी, लेकिन आपको अच्छी लगी, तो बोलो वहाँ पे कि नहीं मुझे अच्छी लगी, ठीक है। आप सबको हो सकता है अच्छी नहीं लगी हो, बट मुझे अच्छी लगी। और कहने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे स्कूल को बोलते हो अरे तुम लोग सब पागल हो, तुम लोग को इसकी डांस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं होता। ये वाला कि हाँ हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो, बट मुझे उसकी डांस परफॉर्मेंस अच्छी लगी। दैट इज मेकिंग योर इंडिपेंडेंट जजमेंट्स, ओके। विजुअलाइज कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड थिंक अहेड, predicting things that have never happened. Like suppose the time starts moving backwards, what would happen if we had no zero etc. जैसे कोई भी चीज़ है तो उसके क्या कॉजेस क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना जो शायद कभी हुई ही नहीं है। देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे हम क्या बोलते हैं, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 6 बज रहे हैं तो फिर 7 बजेगा, फिर 8 बजेगा। कभी ऐसा होता है कि अभी 6 बज रहे तो फिर 5 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 12 बजेगा। अगर ऐसा होने लग जाता है, ठीक है, मतलब घड़ी जो है वो उल्टी चलने लग जाती तो क्या होता, ये भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को हर एक एंगल से सोचो ना। जैसे आज हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 0 के साथ में, ठीक है। तो हमारी काउंटिंग कैसे चलती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. After 10 comes 11. मान लो 0 ही नहीं होता तो फिर हमारी काउंटिंग कैसे चलती, 9 के बाद में क्या आता, क्या 9 के बाद में 91 आ जाता, ठीक है, क्या एक चीज़ आने वाली थी, ओके। तो ये चीज़ें क्या होता है, ये जस्ट यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप लोग पागल हो जाओ और आप ऐसी चीज़ें सोचने लग जाओ। बट द थिंग इज़ कि आप हर एक एंगल से चीज़ों को सोचो, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स आएंगे, जितना ज़्यादा डीप डाइव आप करोगे अपने थॉट्स के अंदर, उतना क्रिएटिविटी की तरफ आप जाओगे। अब देखो यहाँ पर ना मैं बिल्कुल 100% बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि मतलब क्रिएटिव लोग पागल होते हैं, वो कुछ भी सोचते हैं।
बहुत सारों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा कि अगर ये क्रिएटिविटी होती है, ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है, तो हमको ऐसी थिंकिंग नहीं करनी, हम नॉर्मली ठीक हैं। बट दिस इज़ नॉट समथिंग एबनॉर्मल, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ पागल लोग करते हैं। इट इज़ समथिंग बेसिक। मैं आपको बताऊँ ना, सारी चीज़ का सार बस इतना है कि डोंट बी नॉर्मल। डोंट बी नॉर्मल का मतलब ये होता है कि एक तो वो पर्सन होता है जो सुबह उठता है, डेली का काम उसे पता है मुझे ये काम करना है, उतना अपना काम करता है, फिर उसके बाद में उसको पता है कि अब मैं घर जो है इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे डिनर करूंगा, थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, मोबाइल देख लूंगा, टीवी देख लूंगा, सो जाऊंगा, दैट्स इट। दैट्स अ नॉर्मल पर्सन। एक पर्सन वो होता है जो बोलता है मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मैं ऐसा नॉर्मल नहीं रहूँगा, ठीक है, तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। वो कुछ अलग करना चाहता है, तो जब वो कुछ अलग करना चाहता है तो वो सोचता भी अलग से है। वो इस पर्सन की तरह नहीं सोचता जो नॉर्मल जी रहा है, जिसको पता है कि हाँ मुझे इतना करना है, इतना टास्क है मेरा। वो ये सोचता है इस टास्क के बाहर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि आप कितने एंगल्स से थिंकिंग कर सकते हो। थिंकिंग इज समथिंग दैट इज वेरी ब्रॉड। थिंकिंग से ही सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं ना, और जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, आपको खुद पता है कि माइंड जो है वो खुद में अपने आप में कितना क्रिएटिव है। हम उसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, है ना। और बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनका सॉल्यूशन हमको यहीं से ही मिल जाता है। ओके, तो जब आप अपनी लाइफ में कुछ अलग करते हो, कुछ क्रिएटिव करते हो, तो आप भी अपने आप मतलब आपको अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो, आप ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ को पाते हो, आपका ज़्यादा जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। क्लियर? बायोलॉजिकल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, बट ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम नॉर्मल सोचते हैं ना, तो नॉर्मल क्यों सोचना, थोड़ा सा आगे जाके सोचो, थोड़ा और सोचो कि इस चीज़ में और क्या हो सकता है। दैट इज समथिंग जो क्या करता है, जैसे ये माइंड है, जस्ट सपोज इफ दिस इज माइंड। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है ना, वो बस इतना सोचता है, वो बस इतना सोचेगा ऊपर, ठीक है, इतना मतलब अगर कर लिया। और आज अगर उसने इतना सोच लिया है तो ही इज लाइक कि मेरा आज माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सोच लिया। बट समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, वो यहाँ तक जाएगा, उसको सब जानना है, ठीक है। तो एक वो पर्सन होता है जिसको हर एक चीज़ जाननी होती है, एक वो होता है जो हर एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करके उससे कुछ एक न्यू आइडिया जनरेट करता है, एंड दैट पर्सन इज द क्रिएटिव थिंकर। अब समझ में आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? अब तो नहीं लग रहा ना कि पागल लोग होते हैं क्रिएटिव थिंकर्स। फाइन, सो बी अवेयर ऑफ योर ओन डिफेंसेस कंसर्निंग द प्रॉब्लम। व्हेन वी फील थ्रेटन्ड बाय अ प्रॉब्लम, वी आर लेस लाइकली टू थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। बहुत बार जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको ऐसा लगता है बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपने अपने घर में, फ्रेंड्स, फैमिलीज में देखे होंगे। ओके, बट समवन हु इज़ क्रिएटिव ना, वो ये सोचता है कि अब प्रॉब्लम तो आ गई है, प्रॉब्लम का तो कुछ किया नहीं जा सकता, मतलब प्रॉब्लम को तो कुछ नहीं कर सकते ना कि भाई प्रॉब्लम तू चली जा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, अब इसको सॉल्व करना है, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा और फिर उसके बाद में मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लूँगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कि आप बिल्कुल अलग सोचते हो, है ना। वो एक चीज़ आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे क्रिएटिव होना है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा, आपको अपनी ये जो बाउंड्रीज है ना, चार दीवारें जो हैं, उससे बाहर आना होगा। और जब आप उससे बाहर आते हो तो आप खुद अपने आप में चेंजेस देखते हो। फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। यही चीज़ जो मैं अभी आपको कह रही थी ना, कि आपको ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव सोच रहा है वो पागल इंसान है, वो कुछ नहीं है, वो मतलब अनशन बातें कर रहा है। बट द थिंग इज कि आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना, जैसे मैं आपको सच्ची में बताऊं कि अगर कोई पर्सन क्रिएटिव सोचता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन ने जो है थ्योरी दी, ठीक है, अब उन्होंने बोला कि एप्पल जो है वो नीचे गिरता है, या जो भी उनकी पूरी थ्योरी थी, हम सब ने पढ़ी हुई है। ओके, पहली बार जब उन्होंने थ्योरी दी होगी तो लोगों ने उनको पागल ही समझा होगा, ठीक है। मतलब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमको ऐसा लगता है क्या फालतू की बातें कर रहे हैं ये आदमी, ठीक है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ जियो, ऐसा कहा जाता है ना, है ना। बट न्यूटन को अपने आप पर पूरा भरोसा होगा, उन्हें पता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, और मैं जिस मतलब रास्ते जा रहा हूँ वो पक्का सक्सेसफुल होगा ही होगा। सो ऑल यू जस्ट नीड इज टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड
पॉजिटिव। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना अपने आइडियाज़ के बारे में, या लाइक कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे किसी और के जो है ना मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है जो मुझे बताए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ओके, तो जब वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाता है, जब आप पॉजिटिव हो जाते हो चीज़ों को लेके, है ना, पॉजिटिविटी के बारे में हमने पढ़ा है ना साइकोलॉजी में कि वो पॉजिटिव होना कितना ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए। सो जैसे ही आप ये होते हो ना तो आप क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ जाते हो। एंड नेवर अंडरमाइन योर क्रिएटिव पोटेंशियल। कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, हमारे दिमाग के अंदर वो क्रिएटिविटी वाले थॉट्स जो हैं वो आते ही नहीं है, और क्रिएटिविटी जैसी चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। तो उस एक चीज़ को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देन एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ योर क्रिएशन, और फिर ऐसे करते 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 ये स्ट्रैटेजीज को अपनाते अपनाते आपको अपने क्रिएशन का, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का जो एक पूरा जॉय होता है ना वो फील होगा। सो बेसिक इट इज़ ऑल कि ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई ना, ये 5 स्ट्रैटेजीज, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दीज, कि just do become more aware and sensitive, generate as many ideas as you can, let your mind think, combine the ideas and engage with creative activities। इसके साथ में एड ऑन हम क्या क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, अगर फेलियर या फ्रस्ट्रेशन आती है तो उसके साथ भी कोप अप करना सीखो, कभी अपने अंदर ये चीज़ मत लाओ कि हम क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं, एंड देन यू विल सी द चेंजेस। ओके, सो दीज आर दी होल स्ट्रैटेजीज फॉर बीइंग अ क्रिएटिव थिंकर, या आप कैसे क्रिएटिव सोच सकते हो, आप कैसे क्रिएटिविटी अपने अंदर लेकर आ सकते हो। इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ में आया कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे जो है आप क्रिएटिव थिंकर बन सकते हो, कैसे आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो। आई होप सो इतना जो हमने पढ़ा, इतना जो हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें ऐसा कुछ देखो कंसेप्चुअल नहीं था क्या कोई एक चीज़ को समझना है, आपको इस एक चीज़ के वर्ड को जो है समझना है, मीनिंग को समझना है। इट इज़ लाइक जस्ट अ फ्लो ऑफ थॉट फ्रॉम हेयर टू देयर, ओके। और आपको बस उस फ्लो ऑफ थॉट को समझना है, आपको देखना है कि आप अपने अंदर कैसे फ्लो ऑफ थॉट जो है लेकर आ सकते हो। क्लियर? आई होप सो, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसी क्रिएटिव थिंकिंग को और आगे कंटिन्यू करेंगे, लैंग्वेज, थॉट, इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब एक बार आपके चैप्टर में जो ये पूरा टॉपिक दिया है इसको अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स मिलते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज के सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा काम है। जस्ट गूगल या किसी भी ब्राउज़र में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये आप एंटर करते हो आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी। जो भी क्लास आपको पढ़नी है, जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लास जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CUET, CBSE, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, नीट, जेई, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपको चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये आ गई सारी क्लासेस। जो क्लास आपको पढ़नी है, क्लास पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है, आपने देखा क्लास 11 साइकोलॉजी बुक, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ। ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस, जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। सभी के आगे आपको वॉच नाउ लिखा हुआ दिखेगा। सो अब जो भी लेक्चर आपको पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब बढ़िया से यहाँ पर पढ़ाई करो, नोट्स वगैरह बनाओ, नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और चीज़ पढ़नी है, सो यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना, किसी तरह का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री है विद क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें, और वो भी बिना किसी पेमेंट के। सो आई होप सो सारी चीज़ें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।